नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं महंगाई की मार की खबर के साथ। पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है। 25.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बीते 6 महीने से देखें तो 140 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है सिलेंडर की कीमतों में। तो किस तरह से महंगाई की मार से आम लोग परेशान हैं, सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में देखिए। 38 साल के रवि दिल्ली में छोले कुलचे की रेडी लगाकर अपना पेट पालते हैं। वो खुद भी गरीब हैं और इनकी रेडी पर खाने भी गरीब आदमी आता है। रिफाइंड और सरसों के तेल के दामों ने इनकी कमर तोड़ रखी है। रवि बताते हैं कि महंगाई, खासकर खाने के तेल में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी से उन्हें रोज नुकसान उठाना पड़ रहा है। तेल महंगा हो गया, ठीक है ना, और आपका गैस सिलेंडर महंगा हो गया, एलपीजी महंगी हो गई है, मसाले महंगे हो गए हैं, और हमारे पास जो खाना खाने आते थे इस टाइम वो परेशान है बेचारे लोग। उधार खाते हैं खाना, पैसे नहीं है। बहुत लोग तो बेचारे ऐसे मांगते हैं जैसे खाने को है ही नहीं उनको बेचारे के पास। रसोई गैस के हर सिलेंडर पर 25.5 रुपए की बढ़त से देश भर में लोगों का बजट बिगड़ गया है। यही हालात पूरे देश भर में है, खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को जो पेंशन के आसरे हैं। भोपाल में चांदनी माथुर के पति रिटायर्ड डॉक्टर हैं, बच्चे विदेश में रहते हैं। पेंशन के पैसों का 15% तो दवाओं में खर्च हो रहा है। खर्च बढ़ता जा रहा है। आमदनी जस की तस, घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। बचत का तो सवाल ही नहीं है। सब्जियां इतनी महंगी हैं, फल, दवाइयाँ, सब चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है आप नाम लीजिए उस चीज़ का और वो चीज़ महंगी है। और रसोई गैस इसने तो आसमान छू लिए हैं। मतलब बढ़े ही चले जा रहा है। फल वगैरह खाते थे, पर आज की तारीख में आप एप्पल ला नहीं सकते। 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो का एप्पल लाएंगे कहाँ से? नहीं लाते। पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश के कई हिस्सों में सैकड़ा पार कर चुकी हैं, जिसकी वजह से तेल, साबुन, मंजन, हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। अमूल ने भी गुरुवार से दूध में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। पिछले 1 महीने में रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों के दामों में 12 से 50% की वृद्धि हुई है। खाद्य तेलों में 30 से 42% की बढ़ोतरी हुई है। नहाने के साबुन के दाम 8 से 10% बढ़े हैं। वॉशिंग पाउडर के दाम 5 से 10% बढ़े हैं। शैम्पू के दामों में भी 8 से 16% की वृद्धि हुई है। मुंबई सहित कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल के दाम भी 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि थोक में सामान महंगा होने पर खुदरा में लोगों पर इसका बोझ पड़ेगा और सामान खरीदना आम लोगों के लिए पहुंच से बाहर होता जाएगा। आम जनता गरीबी से बिलबिला रही है। नौकरियां हैं नहीं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तेल, साबुन, मंजन से लेकर के हर चीज़ जिसकी रोज़मर्रा की आवश्यकता है वो महंगी होती जा रही है। लेकिन इन मजदूर, गरीब, आम लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई है? विपक्ष कहीं नज़र आता है आपको प्रदर्शन करता हुआ, सड़कों पर गिरफ्तारी देता हुआ? तो सरकार कहाँ से सुनेगी? विपक्ष का भी विरोध सिर्फ फेसबुक और कुछ ट्वीट्स तक ही सिमट कर रह गया है। सहयोगी जेवर थॉमस के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बीते कुछ समय से खाने पीने के सामान के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। दूध की बढ़ी कीमत भी इसी क्रम में है। एक तरफ ये कीमतें बढ़ रही हैं तो वहीं देश का जो गरीब तबका है उनकी आमदनी में भारी कमी आई है। आलोक पांडे की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती महंगाई में आलू की सब्जी और चावल। 28 साल के अनवर हुसैन और उनकी 25 साल की पत्नी मनु वारा के लिए खाने का बस यही सहारा है। ये लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक झुग्गी बस्ती वाले इलाके में रहते हैं। अनवर जेवर बनाने का काम करते हैं, लेकिन वो नियमित नहीं है और 8,000 रुपए प्रति माह तक कमा पाते हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का और एक 3 साल का, लेकिन इन दोनों बच्चों के लिए दूध मुहैया करा पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है।
कटौती करना पड़ा, मजबूरी था। देखिए पहले हम लोग बहुत सारे आइटम खाते थे, जैसे दाल खाते थे 15 दिन लगातार, मछली भी कभी कभी खा लेते थे। आजकल आलू उबला हुआ है, इसे चावल के साथ हमें खाना है। इसका भी कारण महंगाई है। इसी तरह अगर महंगाई चलता रहेगा तो हमारे लिए दिक्कत है। आपके दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, एक बहुत छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा है। आप मुझे बता रही थी आप एक दिन आधे लीटर दूध में चला रही हैं, कैसे चला रही हैं और बच्चों को क्यों नहीं दूध पिला पा रही? महंगाई ज़्यादा है इसलिए महंगे। पहले रोज रात में दूध पिलाते थे बच्चे को, अब नहीं पिला पाते। अब सिर्फ सुबह दूध पिलाते हैं, चाय बनाते हैं। घर के लिए सामान मनु वारा ही खरीदती हैं। उनका कहना है कि खाने के तेल की कीमत पिछले 3 महीनों में ही 125 रुपए प्रति लीटर से 180 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। पहले 25 किलो चावल 700 रुपए में मिल जाता था, लेकिन अब इसके लिए 900 रुपए देने पड़ रहे हैं। 14 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम में 1 साल में 300 रुपए की बढ़त हुई है। ये लोग असम के रहने वाले हैं और सस्ते राशन के लिए इनके पास लखनऊ में राशन कार्ड नहीं है। चाहे वो बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हों या वो लोग हों जो झुग्गियों में रहते हैं, किसी भी चीज़ का अगर दाम बढ़ता है तो वो सबको अफेक्ट करता है। लेकिन जो यहाँ गरीब लोग हैं, जो ऐसी जगहों पे रहते हैं, उनके लिए दूध का दाम, तेल का दाम, इस तरह की चीज़ें जब बढ़ती हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। और यही उम्मीद ये लोग सरकार से कर रहे हैं कि थोड़े से दाम घटेंगे जिससे इनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो पाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला सामने आया था। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि इस घटना को लेकर किसान नेता माफी मांगे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर को बीजेपी का समारोह स्थल नहीं बनने दिया जाएगा। रविश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्टिंग। बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ झड़प हुई। गुरुवार को किसानों ने कई थानों का घेराव किया, टोल को फ्री करवाया। पुलिस ने 200 अज्ञात किसानों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। लेकिन 7 महीने से धरने पर बैठे किसान नेताओं का धीरे धीरे सरकार पर गुस्सा बढ़ रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि वीके सिंह को किसानों पर राजनीति करने से परहेज करना चाहिए। वीके सिंह जी मिलिट्री में रहे हैं, वे बॉर्डर पर रहते थे। अगर चाइना वहां पे हमला करता था और चाइना के लोग घायल हो गए तो हिंदुस्तान के सैनिकों को माफी मांगनी चाहिए थी, उसमें भी हम दे दे। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि अगर वो दे देने, वे यहाँ पे आए, हमला करा उन्होंने, माफी भी हम मांगे, हमला भी हम जल्द। इतना कमजोर है क्या किसान? वीके सिंह जी उनका सम्मान करते हैं लोग, वो मिलिट्री से आए हैं, उन पे मिलिट्री के जवानों की क्या पॉलिसी बननी चाहिए उस पर काम करना चाहिए, ज्यादा राजनीति के चक्कर में ना पड़े। मारपीट के बाद बीजेपी के तेवर भी तीखे हैं। पहले प्रदेश मंत्री अमित बाल्मीकि ने आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से हमला हुआ। अब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि किसान नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, जो गाड़ी टूटी है उसका मुआवजा देना चाहिए। रोड के 4 लेन पार करके अगर कोई आकर उनके ऊपर प्रहार करे, गाड़ियों की तोड़फोड़ करे, तलवार लेकर और गंडासे लेकर हमला करे, तो ये अनुशासनहीनता और गुंडागर्दी है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और किसान नेताओं को मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए अगर जनता के अंदर लेश मात्र भी अगर आदर रह गया है तो उसको बरकरार रखने के लिए आप माफ़ी मांगिए। जो आपने नुकसान किया है उसका पूरा का पूरा उसकी भरपाई करें। किसानों ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दी है, लेकिन जैसे जैसे किसान आंदोलन लंबा खिंच रहा है, किसानों की नाराजगी भी बढ़ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन बीते 7 महीने से चल रहा है और आम तौर पर यह शांतिपूर्ण ही रहा है। इसी के चलते किसान नेता और बीजेपी को तीखे बयानबाजी और हिंसा से बचना चाहिए और आपस में बातचीत करके इस मामले का हल निकालना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर से प्रेम सिंह के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 25 से 50 लाख रुपए में वोट खरीदने के आरोप लग रहे हैं। कुछ लोग नोटों की गड्डियों के साथ पुलिस के पास पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी माफिया ने उन्हें वोट के बदले ये नोट दिया है। वहीं 21 जिलों में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं। उन जिलों में भी जहां बीजेपी को महज 2 सीटें मिली हैं और उन जिलों में भी जहां महज 12% वोट उन्हें मिले हैं। इस दिलचस्प चुनाव पर कमाल खान की ये रिपोर्ट दिखे। यूपी में पंचायत चुनाव में माहौल बहुत गर्म है। आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने वाले जिला पंचायत सदस्यों का एक एक वोट 25 से 50 लाख में खरीदा जा रहा है और ब्लॉक प्रमुख चुनने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्यों का वोट 25,000 से 1.5 लाख में। घूस के नोटों की गड्डियां लेके दर्जन भर लोग गाजीपुर में पुलिस कप्तान के पास पहुंच गए। कहते हैं कि एक उम्मीदवार ने उन्हें मिठाई भिजवाई। जब डिब्बा खोला तो नोटों की गड्डियां निकली। लोगों ने सवाल किया कि भैया ये पैसा में कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वोट के लिए पैसा वोट सौ दे दिया और नहीं तो उनका फिर पूरा ना हुई। इस बार भी हम निर्विरोध होंगे, कोई हमारे सामने टिकेगा नहीं, जो टिकेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। ब्लॉक प्रमुख के एक वोटर तो सो रहे थे, सोकर उठे तो देखा कि सांता क्लॉज की तरह कोई उनके सिरहाने मिठाई के डिब्बे में लाख लाख की गड्डी रख गया है। मैंने नहीं मांगा था जी। हाँ, और बीडीसी वाले पता कर लीजिए, हम घर पे बीमार थे, हमारे मूड़ी के मतलब पास में रखे, मैं पैसा दे रहा था, नहीं लिए पैसा और उसके बाद चले गए। जब दे रहे हैं तो ले ही नहीं रहे। चित्रकूट के मानिकपुर में तो बीडीसी मेंबर गिरिजा देवी पुलिस को लिखा गया खत मीडिया को दिखा रही हैं। एक ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार ने दावा किया है कि उसने उनका वोट खरीदने के लिए उन्हें 5 लाख भेज दिए हैं, लेकिन गिरिजा देवी का दावा है कि अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्हें अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार मिले। वो कहे कि कहा कि मैं तुमको 5,000 रुपया 5 लाख दिया है, कि मैं हमको 1 रुपया नहीं दिया, न हमसे कहा कि लेन देन भाई, तो जबरदस्ती का क्लेम लगा है। अब तक 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इनमें एक सपा का और 21 बीजेपी के हैं। तमाम जिलों में बहुत कम सीटें मिलने के बावजूद बीजेपी निर्विरोध जीत गई है। बीजेपी को गोरखपुर में 68 में 20, गोंडा में 65 में 17, वाराणसी में 40 में 8, बुलंदशहर में 52 में 10, आगरा में 51 में 18, बहराइच में 63 में 14, शाहजहांपुर में 47 में 9 और सहारनपुर में 49 में 14 सीटें मिली। लेकिन ये सारी सीटें बीजेपी निर्विरोध जीत गई। गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के नॉमिनेशन के दिन कुछ यूं नजारा था। सपा का उम्मीदवार पहले गायब हो गया, फिर जिसे दोबारा बनाया गया, सपा कहती है कि उसे नॉमिनेशन नहीं करने दिया। गोरखपुर जिला प्रशासन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होकर के काम कर रहा है। हम लोगों को नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया गया, हम लोगों को 3 घंटा गेट पर रोकने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ पैसे और पावर का चुनाव बन के रह गया है। लोकतंत्र का सबसे विकृत रूप इसमें देखने को मिलता है। क्या इस शक्ल में इसे आगे भी जारी रहना चाहिए? गाजीपुर में सुनील, चित्रकूट में परवेज, गोरखपुर में सलीम, लखीमपुर में प्रतीक और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में लगातार तीसरे दिन जबरदस्त गर्मी रही। अधिकतम तापमान औसत से 7 डिग्री तक ज्यादा रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिनों तक गर्मी में ज्यादा कमी नहीं दिखेगी। लोग इस तपती गर्मी से किस तरह से परेशान हैं, अक्षय डोंगरी की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में है। पारा चढ़ा हुआ है, बारिश का कहीं अता पता नहीं है। निर्माण के काम में मजदूरी कर रही 25 साल की अनीता की परेशानियां मौसम ने और बढ़ा दी है। बहुत परेशानी है, तबे तक भैया काम कर रहे हैं, अपने पेटे के लिए तमने का काम कर रहे हैं। क्या करें, और बच्चे छोटी छोटी लेके काम कर रहे हैं। और सारा दिन 1 बजे लंच होता है, फिर 2 बजे से लग जाते हैं, काम करते रहते हैं। तो गर्मी की वजह से क्या काम करने की आपकी क्षमता में थोड़ी कमी आई है? मतलब काम कम नहीं, कमी तो आई है बहुत। क्या करें, थक जाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर लगते हैं। ऑटो मैकेनिक मेहरान के लिए भी ये गर्मियाँ बहुत सख्त गुजर रही है। गर्मी तो है, लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। गर्मी तो है ही बढ़ी हुई, कर क्या सकते हैं। फिर मजदूर आदमी को तो फिर भी काम ही करना है ना, बैठ तो नहीं सकते। सर रास्ता तो खैर कुछ नहीं निकलता। यही होता है कि जो काम हमारा 2 घंटे का है वो उसको हम 2.5 घंटे में कर लेते हैं।
थोड़ा सा रेस्ट करके फिर कर लेते हैं। इस पर एक बुरी खबर ये है कि कम से कम 2 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गर्मी की लहर यूं ही जारी रहेगी। देखिए, आज भी हमारे पास टेम्परेचर लगभग 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के चांसेस हैं और तेज हवाएं हमारे पास चल रही हैं और ये हीट वेव की कंडीशन हमारे पास रहेगी दिल्ली एनसीआर में। और साथ ही साथ देखेंगे कि 2 तारीख और 3 तारीख में हल्की फुल्की बारिश और रेनफॉल हो सकती है, तो उसके चलते थोड़ा सा तापमान हमारे पास गिर सकता है और लगभग तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को तकरीबन आने वाले 1 हफ्ते तक गर्मी से किसी प्रकार से कोई निजात नहीं मिलने वाली। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यही मानना है कि लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए और सीधे धूप में काम करने से बिल्कुल परहेज रखना चाहिए। लेकिन इसमें सवाल उन लोगों का सबसे बड़ा है जिनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और बिना सुरक्षा के संसाधनों के उन्हें एक रोजी रोटी कमाने के लिए धूप में, गर्मी में काम करना पड़ रहा है। सहयोगी दिव्या बादवा और कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पद खाली है। विधानसभा अध्यक्ष पद जो है वो कांग्रेस के कोटे में है। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नया नाम तय नहीं कर पाई है और नतीजा ये हुआ है कि बीजेपी को सरकार पर दबाव बनाने का मौका मिल गया है और राज्यपाल की चिट्ठी ने आग में घी डालने का काम किया है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन अभी विधानसभा के अध्यक्ष का पद खाली है। इस बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पत्र ने आग में घी का काम किया है। राज्यपाल ने विरोधी दल नेता के हवाले से मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विधानसभा अध्यक्ष का पद जल्द भरने की कार्यवाही शुरू करने के साथ विधानमंडल का अधिवेशन ज्यादा दिन चलाने और राज्य में लटके पड़े ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के कारण स्थानीय निकायों के चुनाव न कराने की बात लिखी है। इस पर महाविकास आघाड़ी में शामिल एनसीपी ने राजभवन को राजनीतिक अड्डा कह दिया। राज्यपाल महोदय के पास 12 विधायकों का मामला लंबित है। 12 विधायक बनेंगे तो जनता के काम में जुटेंगे। हमें गाइड करने के बजाय स्वयं अगर निर्णय ले लें 12 विधायकों को लेके, तो हमें लगता है इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। बीजेपी को लगता है कि तीनों पार्टियों में सामंजस्य की कमी और विधायकों की नाराजगी का फायदा उसे मिलेगा, इसीलिए वो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग पर अड़ी है। खुद में असमंजस का वातावरण है, तब दूसरे पे दोष क्यों लगाना? तीनों दलों में अपने में आप में असमंजस का वातावरण है। कोई सिल्वर ओक की तरफ भागता है, कोई वर्षा में भाग रहा है, कोई मातोश्री की तरफ भाग रहा है और कांग्रेस को तो लात पड़ रही है। ऐसे स्थिति में अपने आप को वो संभाले। हमको तो राज्य की जनता की चिंता है। राज्य की जनता के हित के निर्णय इनके आपसी झगड़ों के कारण नहीं हो रहे, ये दुर्भाग्य है। इधर शिवसेना बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस का कहना है जल्द ही नाम तय कर दिया जाएगा। तो ऐसे कि वो प्रक्रिया है, वो स्टार्ट होगी 5 तारीख को, 6 तारीख को खत्म हो जाएगी। नहीं, चुनाव होगा क्या? और मुझे मालूम नहीं ना, अगर एक ही नॉमिनेशन हमारा ही आ गया तो चुनाव नहीं होगा। अच्छा, यानी कि इस सेशन में विधानसभा अध्यक्ष चुना जाएगा, ये सेशन में हो जाएगा। 288 विधायकों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में आघाड़ी सरकार के पास शिवसेना 56, एनसीपी 53, कांग्रेस 43, निर्दलीय और दूसरे छोटे छोटे समर्थक दलों को मिलाकर कुल 171 सीट हैं, जबकि बीजेपी के पास खुद के 106 और समर्थक दलों को मिलाकर आंकड़ा 113 तक ही पहुंचता है। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों दलों के एक साथ आने के बाद संख्या बल में बीजेपी कहीं टिकती नजर नहीं आती, लेकिन राजनीति में ऊंट कब किस करोड़ बैठ जाए कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि बीजेपी कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया की। और देश का पहला टनल एक्वेरियम कहां खुला है, दिखाएंगे पूरी खबर आपको ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब अगली रिपोर्ट बेंगलुरु से सटे चिकबल्लापुर से, जहां ड्रोन्स का खास परीक्षण चल रहा है। अगर ये परीक्षण सफल रहता है तो दूर दराज के इलाकों में या फिर दुर्घटना स्थल पर इमरजेंसी मेडिसिन पहुंचाई जा सकती है। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। ये नई उम्मीदों की उड़ान है। जो बॉक्स इसमें रखा गया है उसमें कुछ भी हो सकता है। दवा, खून, वैक्सीन, मेडिकल उपकरण यानी इंसान की जान बचाने से जुड़े उपकरण या ऐसे ही दूसरे सामान।
इसका नाम है मेटकॉप्टर, यानी दवा और इमरजेंसी उपकरण ढोने वाला ड्रोन। अनएसेसिबल एरिया में हम मेडिसिन डिलीवरी करना है, नहीं तो एक फर्स्ट एड किसी को देना है ना एक्सीडेंट साइट, और ना हाईवे में भी किसी लोकेशन में आपको फर्स्ट एड किसी को करना है, इसका ज़रूर और ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। देश में ड्रोन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह दवा और जीवन रक्षक सामान पहुंचाने की ये कोशिश पहली बार हो रही है। 100 घंटे का परीक्षण यहाँ किया जाना है, जिसमें 1 महीने से 1.5 महीने का वक्त लगेगा। एक बार चार्ज होने पर तकरीबन 1 घंटे तक ये ड्रोन उड़ सकते हैं। डिलीवरी होने तक हर बारीक पहलू पर कंट्रोल रूम से बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट नाम के इस ड्रोन ट्रायल पर नजर रखी जाती है। हम ट्रायल 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में कर रहे हैं। इसका रेंज बढ़ाया जा सकता है 60 से 100 किलोमीटर तक, लेकिन रेंज के साथ साथ ड्रोन का साइज भी बढ़ेगा। 2 से 5 केजी पेलोड ये उठा सकता है। कोल्ड स्टोरेज डिलीवरी भी किया जा सकता है ड्राई आइस के साथ। तेज हवा और बारिश में ड्रोन के लिए चुनौती बढ़ जाती है। कुछ बड़े अस्पताल इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। परीक्षण पूरा होने के बाद सिविल एविएशन और डीजीसीए की इजाजत मिलने पर इसका इस्तेमाल शुरू होगा। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर देश का पहला एक्वेरियम टनल खुल गया है। बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर अब दिखेगा ये खूबसूरत टनल एक्वेरियम। फिलहाल कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस टनल में एक बार में 25 लोग ही एंट्री ले सकते हैं। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड ने दक्षिण पश्चिम रेलवे और एचएनआई एक्वेटिक किंगडम के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। इसे बनाने के पीछे का एक उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के विले पार्ले से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।